हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और चलिए आज हम साइंस में क्लास 10 साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और आज इसका है लेक्चर नंबर 1। ठीक है। तो और हमारा स्टूडेंट था सुचित, उसने भी बोला था कि सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कब स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा आज स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज हम इसका बेसिक्स देखेंगे और धीरे धीरे ये 6-7 लेक्चर में ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बताइए जल्दी से। ठीक है, देखिए आपने इलेक्ट्रिसिटी घरों में यूज़ भी की है। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या लिखा हुआ है भैया? इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा ही हुआ है, पढ़ा है ना? क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने एक लाइन पढ़ी थी। पहली लाइन तो इसकी बहुत बेसिक, जो हम सबको पता है, याद ही रहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक कर देते हैं बच्चे। आगे इसके एक लाइन आती है, क्या कहते हैं? इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जिसको हमने किससे बनाया? दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी से। कौन कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी से या मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? टरबाइंस आपने देखी होंगी, है ना? टरबाइंस मूव करती हैं, विंड मिल्स मूव करती हैं, उसमें डायनमोज घूमते हैं। ठीक है, जिस चीज़ में भी मोशन हो रहा होगा उसमें क्या आ जाती है? मैकेनिकल एनर्जी। जो आपने पढ़ी है क्लास 9th में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ही मिलके क्या बनाती है? मैकेनिकल एनर्जी बनाती हैं। केमिकल एनर्जी ये देखा है कहीं से? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनते हुए। टरबाइंस का आपने बचपन से देखा होगा, ठीक है, बुक्स में देखा होगा या फिर साइंस चैनल्स पे आपने देखा होगा। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती हुई देखी है कहीं पे? या आपको कुछ एग्जाम्पल पता है ऐसा? नहीं? जिसको पता है वेरी गुड, और जल्दी से कमेंट भी करो क्या देखा है आपने। तो बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सेल या बैटरी। बिल्कुल सही। सेल जो होता है, आपका घड़ी का सेल है, आपके रिमोट का सेल है, उसमें क्या है? उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। उन केमिकल रिएक्शन से क्या बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना? सेल में एनर्जी कहाँ से आ रही है? सेल को आपने रिमोट में डाला और रिमोट को क्या मिल गई? पावर मिल गई। वो पावर कहाँ से आई? सेल से आई। सेल में कहाँ से आई? सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। ओके, तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो चीज़ समझ आया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आपकी अलग अलग फॉर्म से बना सकते हो। और आपके लिए एनर्जी जो है वो सबसे हॉट टॉपिक होना चाहिए। मैं आपको देखो थोड़ी सी करियर एडवाइस देता हूँ यहाँ पे। एनर्जी सेक्टर की आगे बहुत ज़्यादा डिमांड है। एनर्जी के बारे में स्टडी करो। एनर्जी में अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छा करियर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगले 10 सालों में। ठीक है, एनर्जी सेक्टर बूम होने वाला है। तो हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज है, कोयला ख़त्म होने वाला है, पेट्रोल के सोर्सेज नहीं हैं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी आपकी बाइक्स चलाने के लिए? आपके फ्यूल्स कहाँ से आएंगे? आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? तो एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करेगा। अगर आपको एनर्जी पसंद आ गई तो आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जब चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और करंट को आपने सुना होगा, यही हम आम भाषा में घर में हम क्या कहते हैं? करंट आ गया, बिजली आ गई है। तो वो बिजली का मतलब क्या है? कि उन वायर्स में से क्या चल रहा है? चार्ज चल रहा है। चार्ज के चलने से करंट बनता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, क्लियर है ये चीज़? तो चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज?
चार्ज क्या होता है? चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो मैटर या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सकता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसको महसूस हो सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे महसूस होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, तो अभी के लिए हम अपना ध्यान कहाँ देंगे? इलेक्ट्रिसिटी पे। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है। अरे मैटर की प्रॉपर्टी है ये? सर हमने तो पढ़ा था कि मास मैटर की प्रॉपर्टी होता है ना? चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है। यस बिल्कुल, चार्ज भी क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है। और चार्ज के कारण या तो चार्ज के कारण मैटर को इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी इफेक्ट हैं वो महसूस कर सकता है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें मैटर को महसूस होती हैं, मतलब मैटर ये चीज़ फील कर सकता है। फील इन द सेंस वो एक्सपीरियंस करेगा, वो ऐसे ऐसे इफेक्ट्स महसूस करेगा। और आपने क्लास 9th में पढ़ी है मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास के कारण मैटर को क्या फील होता है? ठीक है, आपकी बॉडी का भी कुछ ना कुछ मास है। किलोग्राम में जो आप मेज़र करते हो वो आप वेट नहीं होता, वो क्या होता है? मास होता है। मास के कारण आपको क्या फील होता है? मास के कारण आपको फील होता है ग्रेविटी। मास के कारण ही आपको क्या फील होता है? ग्रेविटी। आई बात समझ? तो मास भी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। मास इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, तो फिर चार्ज और मास में क्या फर्क होता है ना? मास भी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। चार्ज बेटा ऑप्शनल है। चार्ज क्या है? ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, या एडिशनल प्रॉपर्टी बोल सकते हो। मींस कि मैटर जो है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज हो तब भी वो आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मास के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर है उस पर मास ही नहीं है? मास ज़ीरो, मास क्या कर दें? ज़ीरो कर दें। कोई चीज़ महसूस कर सकते हो आप अपने आसपास? जितनी भी आपके रूम में चीज़ें होंगी, कुछ भी होगा, सारे क्या है? मैटर हैं। किसी का भी मास ज़ीरो है? अरे भैया, अगर आप मास ज़ीरो कह दोगे तो फिर वो मैटर ही नहीं है, क्योंकि हमने मैटर की डेफिनेशन ही ये पढ़ी है कि मैटर के पास क्या होता है? मास होता है और वॉल्यूम होती है। मास ही नहीं होगा तो वो मैटर ही नहीं होगा। यस, मास एक ऑप्शनल नहीं है, चार्ज ऑप्शनल है। चार्ज हो, आपके पास आपका मोबाइल है, ठीक है, आपके पास पेन है, आपके पास कॉपी है, उन पे चार्ज थोड़ी है। उनके पास अभी चार्ज थोड़ी है। ठीक है, तो भैया मैटर की ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती है चार्ज, बट मास क्या होता है? कंपलसरी होता है। मास के बिना तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। और यहाँ से 2 नंबर में कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है कि मास और चार्ज में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मास और चार्ज दोनों ही मैटर की प्रॉपर्टी हैं। मास कंपलसरी है, मास के बिना मैटर सर्वाइव ही नहीं करेगा। चार्ज ऑप्शनल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए मैं यहाँ पे लिख के भी लेके आया हूँ मास एंड चार्ज के बारे में, ताकि आपके 2 नंबर इन केस ना जाएं। कई बार आ जाता है ये मास और चार्ज। मास क्या है? प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी, बट क्या है? एडिशनल या ऑप्शनल। मास क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस से वो मिलके बना हुआ है, जो आप मेजर करते हो केजी में, है ना? आपने एक शुगर का पैकेट लिया, चीनी लेके आया बाज़ार से, तो उस शुगर के पैकेट में कितनी चीनी है? 1 kg 2 kg। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलता है? मास से। मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू चार्ज। चार्ज के कारण उसको क्या इफेक्ट महसूस होंगे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अभी हमने बात की कि मैटर पे चार्ज हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज नहीं है, मास तो है ना? मास के बिना तो मैटर ही नहीं है। तो मास तो चार्ज के बिना रह सकता है। क्या चार्ज मास के बिना रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक बॉडी पे, मान लो ये एक बॉडी है,
इसके आप कहते हो कि इस पे चार्ज है, इस पे मास नहीं है। चार्ज तो है, मास नहीं है। अरे ये क्या बेवकूफ़ी है। अगर ये कुछ ना कुछ बॉडी है, अगर मैं इसको मैटर बोलूँगा तो मैटर बोलूँगा तो इस पे मास तो होगा ही होगा, चार्ज तो किसी पे बॉडी पे ही आएगा। समझ आई बात भैया? चार्ज है और मास नहीं है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैटर तो हमने पढ़ा है कि मैटर के पास क्या प्रॉपर्टी होती है भैया, मास होना चाहिए और वॉल्यूम होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के पास मास है और वॉल्यूम है, उसी को मैं मैटर बोलूँगा। और मैटर के ऊपर ही क्या होता है? चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली बात है यार, इस बॉडी में मास तो होगा ही होगा। तो मतलब मास तो चार्ज के बिना रह सकता है, बट चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता। जहाँ चार्ज है वहाँ मास भी है, बात ख़त्म। दूसरी चीज़, मास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कभी आपने ये सुना है कि भैया आज मेरे को ना -5 किलो चीनी दे दो? -5 किलो, इसका क्या मतलब है? नहीं सुना ना? मास क्या है? हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। या तो होगा ही नहीं, ज़ीरो, मीन्स वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती एज अ मैटर, या होगा तो पॉजिटिव होगा। छोटे से छोटा भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज ज़ीरो भी हो सकता है। किसी मैटर पे चार्ज नहीं है तो ज़ीरो है, किसी मैटर पे चार्ज +1 हो गया, +2 हो गया, किसी पे नेगेटिव भी हो सकता है, -1 का भी हो सकता है, -2 का भी हो सकता है। तो ये चार्ज के बेसिकली टाइप्स भी हो गए। चार्ज कितने तरह का होता है? चार्ज 2 तरह का होता है। ज़ीरो का मतलब क्या है? वो होगा ही नहीं। इसको हम ज़ीरो को अभी आगे डिस्कस भी करेंगे कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज के टाइप हो गए। चार्ज कितने तरह का हो गया? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो का मतलब उस बॉडी पे चार्ज ही नहीं है। मास चेंजेस एट रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भागना स्टार्ट कर दो तो मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आई नो हायर लेवल पे बात कर रहे हैं, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अभी तक आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, जैसे अभी मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया, वैसे ही आपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सुना होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को तुम ना बना सकते ना ही क्या कर सकते, ख़त्म कर सकते। ऐसा नहीं है, मास को आप क्रिएट भी कर सकते हो, मास को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है सर, मास तो कभी चेंज ही नहीं होगा। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मास चेंज नहीं होता। अगर आप यहाँ पे 10 किलो के हो तो आपकी चांद पे भी आप क्या हो? 10 किलो के ही हो। बहुत सही, बट मास चेंज भी होता है। अगर आप रिलेटिव स्पीड से भागना लग जाओ, मास चेंज हो जाएगा, लेंथ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, गूगल करना डिस्कवरी वगैरह पे इस चीज़ को कि मास चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होती हैं, उनमें भी मास चेंज होता है, लेकिन रिलेटिव स्पीड पे चेक करना। चार्ज चेंज होगा? नहीं, चार्ज चेंज नहीं होगा। आप चाहे रिलेटिव स्पीड पे भागो, जितना भी भागो, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। अब इसको जो भी देखो, ये साइंटिस्ट के नाम होते हैं, उनको स्मॉल से लिखा जाता है। और कूलम ना बहुत बड़ी यूनिट है। कूलम अगर मैं बात करूं तो लार्ज यूनिट है, काफ़ी ज़्यादा होता है एक कूलम, लार्ज यूनिट। तो कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा मिली कूलम, MC का मतलब क्या है? ये मिली कूलम। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ मतलब जो एक कूलम है उसका 10⁻³ 1/1000। तो आई होप आपको चार्ज और मास क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, हमने चार्ज भी देख लिया, मास भी देख लिया। चार्ज क्या होता है? मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मास भी क्या होता है? मैटर की प्रॉपर्टी होती है। क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये भी हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि चार्ज प्रेजेंट कहाँ पे होता है। हमने चार्ज के बारे में पढ़ तो लिया सर, चार्ज मैटर पे तो होता है, मैटर की तो प्रॉपर्टी होती है, बट मैटर पे कहाँ पे? ठीक है ना, चार्ज कहाँ पे मौजूद होता है? देखो, चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। चार्ज प्रेजेंट कहाँ पे होता है? चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपने ये नाम तो ज़रूर सुने होंगे, जो मैं अभी आगे 3 नाम लिखने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, या फिर तीसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोल देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्हीं के ऊपर होता है चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पे सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, बस एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं? एटम के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं? एटम के अंदर, ठीक है ना। तो ये देखो, ये एटम है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक तो ये आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव तो क्या है? प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, ब्लू ब्लू से जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इन्हीं दो पे हमारा क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज समझ आया? चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है? मैटर के अंदर क्या है? एटम है। मैटर किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है, क्लास 9th की चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं। मैटर किससे बना है? एटम से। और एटम पे क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो हमारे दोनों यही पे क्या है? आपको चार्ज मिलेगा। तो वेयर डज द चार्ज इज प्रेजेंट? चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स से एटम्स पे आ सकता है, एटम से मैटर पे आ सकता है। ठीक है, मतलब जो मैटर पे चार्ज होगा वो भी किसी ना किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही होगा। ओके, क्लियर है चीज़? ठीक है भाई। अब चार्ज कितने तरह का होता है? चार्ज कितनी तरह का होता है? चार्ज दो तरह का होता है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। दो टाइप का होता है चार्ज। कौन सा? या तो होगा पॉजिटिव चार्ज, येलो येलो ज़्यादा हो जाएगा, या होता है पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन्स पे। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण आता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। अब हमने बात की, ठीक है, चार्ज क्या होता है, कहाँ पे होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बट अगर हम कह रहे हैं कि सपोज करो आपकी कॉपी पे क्या आ जाए? चार्ज आ जाए। या आपने वो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ना, एक कॉम्ब को, कंघी को अपने बालों से रब किया और वो क्या कर लेगी? पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगी। तो वहाँ पे क्या आया? चार्ज आया। कॉम्ब को जैसे ही आपने रब किया ना, वहाँ पे चार्ज आया। उस चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं वहाँ पे। ठीक है, चार्ज आया तो कैसे आ गया? ये आपके बालों में चार्ज छुपा हुआ था है भाई। हाउ डज द चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी? कैसे आ गया? देखो, दोबारा से पिछली स्लाइड पे चलते हैं। ये एटम है। एटम पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। तो मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा वो इन दोनों के कारण ही आएगा। अब प्रोटॉन देखो कहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रोटॉन कहाँ पे बैठे हुए हैं? न्यूक्लियस के अंदर। बेटा न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है।
न्यूक्लियस के अंदर से आप नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो बिल्कुल क्लोज हुए हुए बैठे हैं। जैसे आपके अगर पेपर का टाइम है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका बाहर जाने का मन है, और आपके बाहर वाले रूम पे ही कौन बैठा हुआ है? आपके पापा बैठे हुए हैं। आपके पापा बैठे हुए हैं तो आप उनके सामने से बाहर घूमने चले जाओगे? नहीं ना। तो बस ये ऐसे ही है, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन नहीं निकल सकता। प्रोटॉन के पास इतनी आज़ादी नहीं है कि वो घूम फिर ले। ये घूम रहे हैं इधर, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, ये बाहर भी चले जाएंगे। समझ आई बात? तो घूमने फिरने की आज़ादी किस पे है? इलेक्ट्रॉन्स पे। क्या प्रोटॉन्स पे है? नहीं है, प्रोटॉन्स नहीं निकल सकते। ठीक है, प्रोटॉन्स पे एक पहरेदार बैठा हुआ है। क्लियर हुई चीज़? चार्ज कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। चार्ज कैसे आएगा किसी भी बॉडी पे? इलेक्ट्रॉन के कारण। अब मान लो ये कोई बॉडी है, हम इस पे कह रहे हैं कि चार्ज क्या है, इस पे ज़ीरो है। हमने कहा इस पे चार्ज क्या है? ज़ीरो है। अब तुमने क्या किया? इस पे इलेक्ट्रॉन दे दिए। इस पे क्या करा? इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना आएगा भैया? अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन दिए तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तीन दिए तो तीन का आ जाएगा। जितने आप इलेक्ट्रॉन दोगे उतना चार्ज मल्टीप्लाई होता जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है। ये तो हमें पता लग गया भैया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा सर? अभी भी ये बॉडी है, चार्ज क्या है इस पे? ज़ीरो है। तुमने इस पे से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तुमने इस पे से क्या करा? इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। केमिस्ट्री में ये नहीं पढ़ा? सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो वही तो हो रहा है। आपने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिए, कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। सोडियम इलेक्ट्रॉन लिए, कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बेटा ट्रांसफर हो ही इलेक्ट्रॉन सकता है। अब क्या तो उसे प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। हो भी ऐसे ही रहे। लेकिन अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ न्यूट्रल बॉडी का, उसमें ये चीज़ें आपको और क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से क्या आता है? चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एटम के अंदर बाहर जा सकता है। प्रोटॉन के पास तो आज़ादी ही नहीं है इतनी। क्लियर हुई चीज़? तो अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, हम समझते हैं न्यूट्रल बॉडी के बारे में। जैसे हमने अभी बात की कि ये कोई बॉडी है और इस पे क्या है? चार्ज ज़ीरो है। जनरली आप क्या कहते हो? मैं आपकी लैंग्वेज में लिखता हूँ इसको। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। ऐसे ही बोलते हो ना, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज नहीं होता। आपकी लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं तो न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज नहीं होता। ऐसे ही है? ये स्टेटमेंट गलत है। शौक, ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रल बॉडी पे भी चार्ज होता है। इनफैक्ट कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज होता ही है। अब ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। बॉडी मतलब इसको अगर हम बात करें, ये कोई मैटर है। मैटर है तो इसके अंदर क्या होंगे? एटम होंगे। एटम होंगे तो इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और इसके पास क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी हैं
और इसके पास प्रोटॉन भी हैं, इसके पास प्रोटॉन भी हैं। समझ आई बात? न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी नहीं होती जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। देखो, अब इसके ऊपर टोटल चार्ज निकालना। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है? पहली बात तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर सर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 3 प्रोटॉन का चार्ज है ना? इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन के कितना चार्ज होगा भैया? एक के कारण 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 3 के कारण 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही प्रोटॉन पे, तो इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है? पहले एक बात बताओ, बॉडी न्यूट्रल है? ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। तो क्या न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज नहीं होता? न्यूट्रल बॉडी पे सर चार्ज होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या थी? ये जो आप स्टेटमेंट बोलते हो कि न्यूट्रल बॉडी पे एक ऐसी बॉडी होती है जिस पे चार्ज ही नहीं होता, नहीं, न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी नहीं होती जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, अभी आप खुद बताओगे मेरे को, बस मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ यहाँ पे। न्यूट्रल बॉडी, अब इस पे ना टोटल चार्ज निकालो। इसके ऊपर क्या करो? टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा भैया? 3 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज आएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी हमने लिखा 3 पे कितना होगा? इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कैसा? एक चीज़, कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव। यहाँ पे 3 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कितना आया? माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अरे ये क्या हो गया? ये एक दूसरे के ऑपोजिट, प्लस माइनस ज़ीरो। क्या आया? टोटल चार्ज कितना आया? 0 आया। तो एक न्यूट्रल बॉडी क्या होती है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता? नहीं, एक न्यूट्रल बॉडी ऐसी होती है जिसके ऊपर टोटल चार्ज 0 होता है। टोटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो इसी को हम क्या लिखते हैं? एक न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर टोटल चार्ज 0 होता है। न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज, टोटल को क्या बोलोगे? नेट। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज 0। जब किसी बॉडी पे नेट चार्ज 0 हो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं बेटा। नेट चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज 0 होता है। ये आपकी डेफिनेशन बनेगी न्यूट्रल बॉडी की। कभी भी अब न्यूट्रल बॉडी आपसे कोई पूछे तो ये मत बोलना कि न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। अरे एटम को नहीं बोलते क्या न्यूट्रल? क्लास 9th में पढ़ा नहीं है एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है सर। क्लास 10th में ही पढ़ा है एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जब एटम से इलेक्ट्रॉन आते हैं या जाते हैं तब वो क्या बनता है? आयन बनता है और उसके ऊपर चार्ज आता है। तो ये चीज़ क्लियर है? न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? मज़ा आया तो कमेंट में लिखो मज़ा आया, ठीक है? आज एक नई चीज़ सीखने को मिली ना कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। अब ये स्लाइड्स ऐसी की ऐसी अपने डाउनलोड कर लेना और इनको पढ़ना, ये समझने की चीज़ें हैं। डेफिनेशंस तो याद आपको करनी है पेपर में लिखने के लिए, बट इन स्लाइड्स को याद रखना दिमाग में, फ़ोन में डाल लो, कभी भी कहीं भी पढ़ते रहो। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़।
चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है। चार्ज एडिटिव का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने ऐड किया है इस न्यूट्रल बॉडी पे, सिंपली तो ऐड किया है, अलजेब्रिक सम ही तो किया है इसका, कोई हमने अलग से कोई रूल थोड़ी बनाया। अलग से रूल का क्या मतलब है सर आपका? बेटा आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन छोड़ो, वेक्टर क्वांटिटी को ना ऐड करना मुश्किल होता है। वेक्टर क्वांटिटी को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जितना अभी तक आपने नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक का मैथ पढ़ा है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी पे नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज सिंपल है, सिंपल बड़ी आसान वाली क्वांटिटी है, सिंपली ऐड हो जाएगा। अगर इस बॉडी पे कोई चार्ज को अब लिखते कैसे हैं? चार्ज को या तो आप स्मॉल क्यू से लिखो या फिर कैपिटल क्यू से, ठीक है। एक Q1 है, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो अगर इस पे मैं टोटल चार्ज निकालूं तो मुझे कुछ नहीं करना, जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके साइन के साथ ऐड कर दो। प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस ऑफ माइनस Q3। इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है ना। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल कर दो, ऐड कर दो, टोटल जिसे आप करते आए हो अब तक बचपन से, बस ख़त्म। और इसी को हम क्या बोलते हैं? जो बड़े आसानी से एल्जेब्रिकली ऐड हो जाए, ठीक है ना, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। तो चार्ज कैसी है? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, या फिर क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिन पे आपका अभी तक का मैथ नहीं लगेगा, उनके लिए नया मैथ, ओके, कुछ नए रूल्स, ऐड करने के तरीके अलग होते हैं सिर्फ। तो चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी तक क्लियर? तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्व कहने का मतलब टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे सेम रहेगा। अगर उस बॉडी का किसी और के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अगर वो बॉडी खाली पड़ी हुई है, आप उसको शेक कर दो, कुछ नहीं होगा। चार्ज क्या हो सकता है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उस पर। आइसोलेटेड, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब जो किसी और के साथ ना रिएक्ट नहीं कर रही, जो अपना बिल्कुल शांत अकेले आराम से पड़ी हुई है, किसी और के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ज़ीरो इंटरेक्शन, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड बॉडी। तो आइसोलेटेड बॉडी पे अब आपने देख लिया है कि इस पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है हमें नहीं पता, बट आप इसको चाहे शेक कर दो चाहे कुछ कर दो, इस बॉडी पे चार्ज ख़त्म नहीं होगा और नया चार्ज आएगा नहीं, ओके। इस बॉडी पे जितना चार्ज है इस पे उतना ही रहेगा। तो इसे हम कहते हैं चार्ज इज कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ पे बता चुका हूँ? चलो आपको दोबारा से एक बार याद दिला देते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, ये चार्ज रिमेन सेम एट रिलेटिव स्पीड, इसी को बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। स्पेस का ध्यान नहीं रहता मुझे। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब स्पीड जितनी मर्जी आप करो, चार्ज आपका सेम रहेगा। अगर किसी रॉकेट को आप छोड़ दो, उस पर चार्ज भी चढ़ा के छोड़ दो, ठीक है, तो वो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी बेसिकली। क्लियर? चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है कि वैल्यू ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जितनी मर्जी कर दो, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मास चेंज हो जाता है, ये हमने देखा है, मास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब आप समझ सकते हो, पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या है? पैकेट। तो चार्ज की क्या की जा रही है? पैकेजिंग की जा रही है।
चार्ज की क्या क्या की जा रही है, पैकेजिंग की जा रही है। तो छोटे से छोटा चार्ज। अब पैकेजिंग का मतलब देखो, आप मार्केट से एप्पल खरीदने गए, अपने ना किसी को एप्पल गिफ्ट करने हैं, चलो ठीक है, फ्रूट गिफ्ट करना है, एप्पल गिफ्ट करने जा रहे हो आप। एप्पल की छोटी से छोटी आप कितनी पैकिंग बनवा सकते हो, कितने एप्पल्स की पैकिंग आप बनवा सकते हो? आधा एप्पल। दुकानदार को बोल दो अंकल आधा एप्पल पैक कर दो, क्या होगा, होएगा? नहीं ना। तो छोटे से छोटा आप कम से कम कितना एप्पल ले सकते हो आप? एक एप्पल लेना पड़ेगा ना। अरे कहीं से भी कोई आप चीज़ खरीदने गए, आप चॉकलेट खरीदने गए मार्केट से, दुकानदार से, क्या बोलोगे? एक चॉकलेट दे दो, एक डेयरी मिल्क दे दो, दो डेयरी मिल्क दे दो, आधी दे दो, देगा? नहीं। तो कम से कम कितनी खरीद सकते हो? एक खरीद सकते हो। ऐसे ही एग्स ले लो, आधा अंडा ले लो, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो छोटी से छोटी चीज़ जो एग्जिस्ट कर सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन की पैकेजिंग, जिसकी आप पैकेजिंग करा लो। अब जैसे यहाँ पे चार्ज की हमने बात करनी है, चार्ज का क्वांटाइजेशन करना है, तो मतलब चार्ज की पैकेजिंग करनी है। छोटे से छोटा चार्ज आप कितना पैक कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन के जितना। मीन्स अगर आप चार्ज लेने गए दुकान से, आप कितना चार्ज मांग सकते हो? अंकल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, दे देंगे। दो इलेक्ट्रॉन का दे दो, मिल जाएगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा, मिलेगा। दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी मिल जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा, साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन का है। ये कौन सा चार्ज है? तीन का दे दूंगा, आधा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को काट के दूंगा क्या बीच में से? आई बात समझ? इलेक्ट्रॉन को कैसे काटोगे बीच में से? तो समझ आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? कि भैया जो आपको छोटे से छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा, मीन्स जो पैक हो जाएगा, वो कौन सा होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। छोटे से छोटा चार्ज जो आपका एग्जिस्ट कर सकता है वो कौन सा होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मान लो आपका कोई बॉडी है, ठीक है, आपकी ये कोई बॉडी है, इस पर कितना चार्ज दोगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दोगे, दो इलेक्ट्रॉन का दे दोगे, तीन इलेक्ट्रॉन का दे दोगे, चार का दे दोगे, ठीक है। और बढ़ाते जाओ, एक दो तीन चार पाँच, एन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दे सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दे सकते हो? एन इलेक्ट्रॉन्स का। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ सकता है? एन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ सकता है। तो वही लिखा हुआ है सिर्फ कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जो ये एन होगा वो क्या होगा? एक इंटीजर होगा। इसको दोबारा से लिखते हैं। कोई बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? एन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ सकता है। इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कितना मेरा होगा? एन इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, अप टू एन इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे चार्ज कितना आएगा? एन इलेक्ट्रॉन के बराबर। और ये एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये क्या है? चार्ज ऑन बॉडी। चार्ज ऑन बॉडी। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो किसके बराबर होगा? Q इज इक्वल टू एन ई। अब आपको चेक करना है, मान लो हम बोल देते हैं इस बॉडी पे चार्ज कितना है? 4 कूलम का है। इस बॉडी पे चार्ज कितना है? 4 कूलम का है। तो आपको चेक करना है कि यार ये चार्ज इतना हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब ये जो चार्ज आया होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन का, 4 कूलम का जो चार्ज बना होगा, वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही बना होगा। तो कि कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन गए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन गए वो आप निकाल लो। कितने इलेक्ट्रॉन गए वो आप निकाल लो। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आती है, ठीक है, एन की वैल्यू क्या आती है? इंटीजर आती है, तो मीन्स ये चार्ज पॉसिबल है। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो चार्ज पॉसिबल नहीं है।
ओके, इस चीज़ को देखो, मैं आगे एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मान लो किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, एक बॉडी है उस पर इतना चार्ज है, एक तीसरी बॉडी है सी, उस पर इतना चार्ज है, और बॉडी डी उस पर इतना चार्ज है। चेक कर लेते हैं। हमें पता है, हमें क्या पता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंटीजर में ही आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5, आधा इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा नहीं। तो मीन्स कहीं पे भी अगर एन की वैल्यू इंटीजर आती है, एन की वैल्यू क्या आती है, इंटीजर आती है, तो चार्ज क्या है, पॉसिबल। तो चार्ज क्या है, पॉसिबल। अगर ये फ्रैक्शन में आ गई या पॉइंट्स में आ गई तो वो चार्ज क्या है, नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो जैसे फर्स्ट चेक करते हैं हम, कितना चार्ज है 1.6, ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो क्यू की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल होके क्या आया 1, एन की वैल्यू क्या आई 1, तो चार्ज क्या होगा, पॉसिबल। ये चार्ज तो क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट बी पे कितना चार्ज था, बी पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻18। ओके, तो करो इसको अपने आप जल्दी से कॉपी में करो और मेरे को आंसर बताओ। 1.6 इंटू 10⁻, इसको ना 1.6 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू क्या आई, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कैंसिल, ऊपर जाएगा तो ये कितना बचा 10। n की वैल्यू अगेन इंटीजर है, तो ये चार्ज भी क्या है, पॉसिबल है। सी पे अगर मैं चार्ज निकालता हूँ, सी पे वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻20। सी पे है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई 1.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से क्या आएगी 1/10, मतलब 0.1। फ्रैक्शन में आ रही है या पॉइंट्स में आ रही है, तो चार्ज क्या है, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही हम डी पे निकाले, डी पे कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻19, 4.5 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एन। तो 10⁻⁻19 से -19 कटा, 4.5 मीन्स 45/16।